तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। आज के पेपर में 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में विज्ञान के बताने वाली हूँ। वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% मैं गारंटी लेती हूँ आप इन प्रश्नों से टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान के 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। मिस आपको एक भी प्रश्न नहीं करना है, ताकि आप सभी अच्छे से कवर कर सके और टॉप कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आप पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है, यानी कि मनुष्य में ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तीसरा है बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक बनेगा 273.15 केल्विन, ठीक है, 273.15 केल्विन। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार, ठीक है। पांचवा है निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो हम किसे कहेंगे, लाइसोसोम को, कि किसे, लाइसोसोम्स को। चलिए छठा है H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसका आंसर है 3, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के सही विकल्प रहेंगे 100% आने वाले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा आज के पेपर के लिए, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है, तो इसका आंसर है गोल्जी उपकरण। दूसरा है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं, तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव। तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मुख्यतः इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर है आयाम। चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक। पांचवा है सोडियम क्लोराइड में धनात्मक धन आयन तथा ऋणात्मक क्लोरीन ऋण आयन संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में है वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, तो कंप्लीट करें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। दूसरा है ये पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। संक्रमण का अर्थ है आनुवंशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, बिल्कुल सत्य है। तीसरा, परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह आपका असत्य है, ठीक है। दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, तो सत्य। एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, तो ये आपका सत्य। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर मैंने लिख दिए, इनको आप पूरा लिखिए, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं आज के पेपर में। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। यदि वास्तव में आपको टॉप करना है, तो मैं आपके लिए टॉप करने वाले ही प्रश्न लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली है जे थॉमसन, इसकी जोड़ी है इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। न्यूटन की जोड़ी है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। कटला की जोड़ी आपकी रहेगी मध्य क्षेत्र भोजी। उरुपातन है आपका ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। पेरेनकाइमा है आपका पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं।
और सोनार, सोनार की जोड़ी है आपकी पराश्रव्य तरंग है। तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे जोड़ी के, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें क्योंकि ये आपके 100% टॉप करने वाले प्रश्न हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो पहला आप देखें, चांदी का प्रतीक लिखिए। तो चांदी का प्रतीक है एजी, एजी यानी कि हम सिल्वर, हम चांदी को कहते हैं, तो इसका प्रतीक बनेगा एजी। एम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है E के इक्वल 1/2 mv²। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, दोनों की परिभाषा हम देखेंगे अभी। इसके बाद है 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो हम जब इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो 273.15 इसमें से घटाएंगे, तो 473 माइनस 273.15 इक्वल बचेगा आपका 199.85 सेल्सियस। चलिए, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में विलेय और विलायक के नाम स्पष्ट कीजिए। तो आयोडीन क्या है, इसमें विलेय है, और एल्कोहल क्या है, इसमें विलायक, क्योंकि हम विलायक में घोल रहे हैं किसे, आयोडीन को। तो जो घुल रहा है वो विलेय और जिसमें हम घुला रहे हैं वो विलायक। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ से आप देखें, ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। चलिए इनका सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको अभी। पहले मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता देती हूँ, फिर साथ में प्रश्न भी और सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा वो जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके पूरे 100% आने वाले प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे जो मैं आपको कुछ ही मिनटों में बता रही हूँ। ठीक है, चलिए ये 22वां और 23वां चलिए हो गया। चलिए तो अब हटते हैं हम के सॉल्यूशन की ओर। देखिए एक वाक्य में जो आपकी परिभाषाएं थी जड़त्व और अंतर फसलीकरण की, तो ये है आपकी दोनों की परिभाषा। जड़त्व हम किसे कहेंगे, तो वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है, किसे कहेंगे हम, जड़त्व, कि वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अंतरा फसलीकरण, तो एक ही समय में एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना ही अंतरा फसलीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए ये आपका 6ठे प्रश्न का आंसर। देखिए 6ठा प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, दूसरा, दूध का दही बनना, तो इसमें आप लिखिएगा दूध में बैक्टीरिया की क्रिया से दही बनता है। ठीक है, जो छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं दूध में, उनसे क्या बनता है, दही बनता है। चलिए, कागज का जलना, कागज जलने पर राख और गैस बनती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर है इसका। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कीजिएगा। इसका अथवा है वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। तो वाष्पीकरण हम किसे कहेंगे, तो देखिए आप कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है कि जिसमें कोई द्रव पदार्थ अपने उबाल बिंदु से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया द्रव की सतह पर होती है। उदाहरण, पानी का धीरे धीरे सूख जाना वाष्पीकरण का उदाहरण है। ठीक, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, यदि वास्तव में आपको टॉप करना है तो। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न आप देखें, निलंबन क्या है। तो निलंबन वह विषम मिश्रण है जिसमें ठोस के कण द्रव में घुले नहीं रहते बल्कि उसमें तैरते रहते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका अथवा है धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु चमकीली होती है, ठीक, जबकि अधातु सामान्यतः चमकहीन होती है, यानी कि चमकदार नहीं होती है। दूसरा, धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातु
ऊष्मा और विद्युत की खराब चालक होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखें, धातु आघातवर्धनी यानी कि पीट कर पतली बनाई जा सकती है। ठीक है, जबकि अधातु भंगुर यानी टूटने वाली होती है। ठीक, तो ये आपके 3 पॉइंट हो चुके। चौथा आप देखें, धातु प्राय धनात्मक बनाती है जबकि अधातु प्राय ऋणात्मक बनाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। 8वां प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। अथवा स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 19वां है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो पहले का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरे का पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरे का हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथे का है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, कोई 2। तो चलिए दोनों में अंतर हम समझ लेते हैं। अणु और परमाणु के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, परमाणु स्वतंत्र रूप से सामान्यतः नहीं पाया जाता है जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तीसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जबकि अणु पदार्थ के कणों को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे और इनके आंसर बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर है। ठीक है, 10वां है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, इसका अथवा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 2 अंतर लिखिए। ये इस तरह के आपके प्रश्न के आंसर रहेंगे। ऊतक की परिभाषा एवं एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, ऊतक की परिभाषा काफी सरल सिंपल है। एक समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे, ऊतक की एक समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मांसपेशी ऊतक। चलिए, त्वरण किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। तो वेग परिवर्तन, वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अर्थात कहे तो यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है या घटता है तो वह त्वरण कहलाता है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रणोत किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बल किसी सतह के लंबवत सीधे दिशा में लगाया जाता है तो उस बल को प्रणोट कहते हैं। सरल शब्दों में देखिए, आप और भी सरल सिंपल, किसी सतह पर सीधा लगाया गया बल प्रणोट कहलाता है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, हो गया। दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक बताना है। तो दाब की परिभाषा आप देखिए, किसी सतह पर लगाए गए बल का प्रभाव उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, और भी सरल भाषा में आप देना चाहते तो दे सकते हैं। जितना अधिक बल कम क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है, सूत्र दाब इक्वल बल प्रति क्षेत्रफल, एसआई मात्रक पास्कल। हो गया। चलिए, पिन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले टॉप करने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेती हूँ, आप इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो 100% आप टॉप करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हर एक पेपर में आपकी हम मदद करते आए हैं, उसी तरह से आपके लिए 100% आने वाले प्रश्न भी इस वीडियो में हम विज्ञान के लेकर आए हैं, ताकि आप विज्ञान में भी टॉप कर सके हर एक पेपर की तरह। ठीक है, प्रॉपर आपका वही आता है जो आपको हम जो 100% आने वाले प्रश्न होते हैं वही। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न हो गया। 22वां, फ्लोएम तथा एंजाइम में अंतर आपको बताना है। ये औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र। तो चलिए, इसका आंसर आप देखिए, बहुत ही सरल सिंपल है। कुल विस्थापन को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त मान को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग इक्वल कुल विस्थापन प्रति
कुल समय। और ये आपका प्रश्न है न्यूमेरिकल, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आपका अथवा, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए, तो आपने प्रॉपर सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 100% आने वाले प्रश्न बता दिए हैं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं टॉप करना तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आज के पेपर में आ रहे 100% क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 100% आने वाले प्रश्न बता दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है।